वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया या पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन व संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन व संगठन और लास्ट स्टेप होता है हमारा मूल्यांकन। शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण। शैक्षिक आवश्यकता क्या होती है? मतलब जो भी पाठ्यक्रम बनाना रहता है वो उत्तम पाठ्यक्रम या अच्छा पाठ्यक्रम तभी कहलाएगा तब वो क्या करे, व्यक्ति और समाज की आवश्यकता को पूरा कर सके। क्या होता है, सबसे पहला इसमें यही स्टेप होता है कि अपन आवश्यकता को जाने कि उस पाठ्यक्रम की आवश्यकता हमको क्यों है। जब हमको आवश्यकता पता होती है तभी हम क्या करते हैं, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है। जैसे आप कोई भी सामान भी खरीदते हैं तो आपको ये क्या जानना होता है कि मेरे को इसकी नीड है या नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार जब भी पाठ्यक्रम का विकास या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उस पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है व्यक्ति को और समाज को। ठीक है, उनकी आवश्यकता को जाना जाता है और उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब जो आवश्यकताओं की जानकारी होती है ये दो प्रकार से ली जाती है। एक होती है सर्वेक्षण से और दूसरा होता है उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से। ठीक है, सर्वेक्षण से मतलब घर जा के पता करना, ऑब्जर्वेशन जिसको अपन बोलते हैं, और दूसरा होता है उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से, मतलब आपके पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। फिर अनुभूत आवश्यकता, अवलोकित आवश्यकता और वास्तविक आवश्यकता। पहले ये देखा जाता है कि हमको कौन कौन सी आवश्यकता लगी कि इनकी आवश्यकता है, फिर सर्वेक्षण से हमको कौन सी आवश्यकता मिली, फिर वास्तविक आवश्यकता उनमें से निकाली जाती है और उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अगर पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा, उसके लिए शैक्षिक उद्देश्य, उनके शैक्षिक उद्देश्य क्या क्या हैं उनको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं, मिलान, उत्कर्ष, उपयुक्तता, कथन व अभिव्यक्ति, तार्किक वर्गीकरण, पुनर्निरीक्षण और विचार। ठीक है, नेक्स्ट है विषय वस्तु चयन के लिए मापदंड। अब विषय वस्तु का जो चयन किया जाता है उसके लिए भी क्या होते हैं, कुछ मापदंड है। क्या होने चाहिए वो, कि वो आत्मनिर्भर बनने में योगदान दे, जो विषय वस्तु सीखी जा रही है वो मूल विचारों अधिगम में योगदान देने वाली हो, विषय वस्तु पूर्णतः वैध व विश्वसनीय हो, विषय वस्तु चयन व रुचि के अनुसार हो, विषय वस्तु में उपयोगिता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु का गठन। ठीक है, अभी हमने 3 पॉइंट देख चुके हैं। इसके क्या क्या देख चुके हैं, शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन व संगठन। अभी हम 4th पॉइंट देखेंगे हमारा विषय वस्तु का गठन। विषय वस्तु के चयन के बाद क्या होता है, उसका गठन भी बहुत ज़रूरी है। इसमें विषय वस्तु को सुव्यवस्थित करके शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें निम्न बातों का समावेश होता है। पहला है हमारा क्रमबद्धता, दूसरा है निरंतरता, तीसरा है एकीकरण। क्रमबद्धता मतलब क्रम से व्यवस्थित करके रखना। जो भी विषय वस्तु और सामग्री है वो क्या होनी चाहिए, एक निश्चित क्रम में लिखी होनी चाहिए। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब समझ रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब बच्चों को कुछ भी सिखाया जाता है तो सबसे पहला बेसिक लॉजिक क्या होता है, उसको जो ज्ञात ज्ञान है उससे अज्ञात ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। मतलब पहले उसे पुरानी चीज़ों से जोड़ के बेसिक नॉलेज दी जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, नया चीज़ बताया जाता है। अब जैसे आप थ्योरम पढ़ा रहे हैं तो आप थ्योरम सीधे नहीं पढ़ाएंगे, पहले आप त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणमिति क्या होती है, इस टाइप की बेसिक जानकारी देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको प्रमेय पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है हमारा निरंतरता। पाठ्यक्रम इस प्रकार हो कि वो क्या होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर जाए।
ठीक है, कठिन से सरल की ओर जाएगा तो बच्चा कुछ समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट है हमारा एकीकरण। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक क्षेत्र के तथ्यों व सिद्धांतों को दूसरे क्षेत्र से संबंधित किया जा सके। जैसे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र मिलाकर पढ़ाते हैं। ठीक है। अधिगम अनुभव का चयन, शिक्षण अधिगम को सरल बनाने के लिए का आयोजित कार्य, प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियाँ, शिक्षण अधिगम को पूर्ण निर्देशित करना चाहिए। ठीक है। अधिगम अनुभव प्रदान करने वाली विधियाँ कौन कौन सी हैं भी इसमें? व्याख्यान, परिचर्या, परियोजना, निर्देशन। इस प्रकार के अधिगम अनुभव का चयन किया जाता है। जैसे अधिगम की आवश्यकता होती है उसी के प्रकार की विधि प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या क्या आता है? उद्देश्य, गतिविधियाँ और मूल्यांकन। सबसे पहला क्या होना चाहिए? उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, उसके बाद उससे संबंधित गतिविधियाँ कराई जाती हैं, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है तथा यह लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रक्रिया में या पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न अवस्थाएं, अब इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? नियोजन अवस्था, प्रयास अवस्था, लागूकरण अवस्था, मूल्यांकन अवस्था और पुनर्निर्माण अवस्था। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी नियोजन अवस्था क्या होती है। इस अवस्था में व्यक्ति संलग्न, इसमें कौन कौन व्यक्ति संलग्न होते हैं? सबसे पहले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विषय विशेषज्ञ और शैक्षिक प्रबंधक। इन सभी के सक्रिय सहयोग से एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जैसे कक्षा 9 के लिए गणित विषय के पाठ्यक्रम का विकास, इसमें प्रयास क्या किया जाएगा? जब पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है तो इसे थोड़े से विद्यार्थियों पर लागू करके देखा जाता है तथा उसके अनुसार इसमें संशोधन करके इसे अधिक छात्रों पर लागू किया जाता है। ठीक है। तथा जो भी अनुपयुक्त होता है उसे उपयुक्त विधि से संशोधित किया जाता है तथा पाठ्यक्रम लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा होती है हमारी लागूकरण अवस्था। जब पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, वे इसके लाभ और हानियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं ताकि नए सुझाव दे सकें। नेक्स्ट है हमारी मूल्यांकन अवस्था। मूल्यांकन कौन कौन करता है? छात्र भी मूल्यांकन करते हैं और पाठ्यक्रम का भी मूल्यांकन होता है। मतलब छात्र का कैसे मूल्यांकन होता है? छात्र के व्यवहार में आए परिवर्तन की जांच की जाती है और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन का अर्थ उद्देश्य, विषय वस्तु, विधि और छात्रों की जांच से है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले उद्देश्य होता है वो विषय वस्तु से जुड़ा रहेगा, विषय वस्तु विधियों से जुड़ी रहेगी, विधियाँ मूल्यांकन से जुड़ा रहेगा और मूल्यांकन फिर उद्देश्य से जुड़ा रहता है। मतलब सभी क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है पुनर्निर्माण अवस्था। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के बाद इसमें जो कमियां होती हैं उसे सुधार कर उसे पुनः लागू किया जाता है ताकि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार इन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी